तो भाई आगे कैसे बढ़ा जाए। महाराष्ट्र से मैं सीख के तो चला गया कि गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत किए बगैर राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। और महाराष्ट्र के जो राजनीतिक थे उन्होंने ऐलान कर दिया। 1966 में पहली बार ऐलान किया बॉम्बे में इकट्ठे होकर कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा तो चांगली है पर कामयाब हो शक्त नहीं। 1966 से लेकर 1996 तक मैंने देखा। 1996 तक क्यों देखा? क्योंकि 1996 में मैंने बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का रूप दे चुका था। बहुजन समाज पार्टी 1996 में पहली बार राष्ट्रीय पार्टी बनी। 1966 से 1996 तक 30 साल के समय में जो एक मामूली सी बात शुरू हुई थी, तो 1996 में मैंने देखा कि महाराष्ट्र में वो लहर बन चुकी है। महाराष्ट्र में वो लहर बन चुकी है और बनकर दक्षिण भारत में छा गई है। जहां जहां बाबा साहब को मानने वाले लोग थे उन सब के ऊपर वो उसने घर कर लिया है। और वो लहर क्या थी? उस लहर का नाम क्या था कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा तो चांगली है पर कामयाब हो शक्त नहीं। महाराष्ट्र में बच्चा बच्चा चिल्लाने लगा कामयाब हो शक्त नहीं, हो शक्त नहीं। ये आज एक लहर है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र से नीचे दक्षिण भारत में जहां से संघर्ष शुरू हुआ, छुआछूत के खिलाफ संघर्ष हुआ, पढ़ने लिखने के लिए संघर्ष शुरू हुआ, आरक्षण के आधार पर हमारे लोग आगे बढ़ सकें उसके लिए संघर्ष शुरू हुआ, संघर्ष की लहर बनी। लेकिन 1966 में तो काउंटर लहर शुरू हुई और आज वो टॉप में जा रही है। आज वो टॉप में जा रही है कि हो शक्त नहीं। भाई बच्चा बच्चा महाराष्ट्र में चिल्लाता है कि हो शक्त नहीं। और लकीली जहां कोई संघर्ष नहीं हुआ, जहां समाज के हित में कुछ भी नहीं हुआ, आज उत्तर प्रदेश से शुरू होकर पूरे उत्तर भारत में एक दूसरी लहर चल रही है। उस लहर का नाम क्या है? हो शक्त है। भाई हो शक्त है, हो शक्त है। अब हमने सोचा कि भाई हो शक्त तो हम कहते हैं, मैं कहता हूं, लोग मेरी बात मानते हैं, लेकिन इसको करके तो दिखाना चाहिए, इसको करके तो दिखाना चाहिए। जो मैं महाराष्ट्र में कहता था कि भाई हम राजनीतिक सत्ता की एक गुरु किल्ली है, ये भी बाबा साहब ने हमें कहा है, इस गुरु किल्ली को हासिल करके हम जिंदगी के हर पहलू में कोई भी ताला खोल सकते हैं। इसलिए मैं महाराष्ट्र में, जब मेरा लिंक था महाराष्ट्र से, काम तो मैं उत्तर भारत में करता था लेकिन महाराष्ट्र में आता जाता था। और यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी बननी चाहिए मराठवाड़ा में, जहाँ उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है। बाबा साहब के फॉलोअर्स ने कड़ा संघर्ष किया इसलिए कि यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। और जब मैं देखता था कि क्या कुछ हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई अगर आप लोग राजनीतिक सत्ता नहीं ले सकते हैं
तो राजनीतिक क्लाउट भी अगर बना ले, अगर राजनीतिक एक शक्ति आपकी नजर आए, तभी ये काम बन सकेगा। लेकिन महाराष्ट्र में तो लोग ज्यादा होशियार थे, होशियारी दिखाते गए, लोगों को मरवाते गए। एक बार मैं नागपुर में इधर था, मेरा बामसेफ या बीएसपी का, कोई बीएसपी का था शायद, हैं नहीं, एक हमारा एक बीएसपी का शायद वो था, बीएसपी का था या बामसेफ का था, सेकंड हैं, हाँ, एक सेशन था हमारा। तो मैं नागपुर में था, जब वो इधर गोली चली तो 4-6 लोग मारे गए और काफी लोग फट्टड़ हो गए। 6 दिसंबर को था शायद, हैं, बामसेफ का था शायद। तो उस वक्त भी मैं सोच रहा था कि भाई ये लोग तो मारे जा रहे हैं, लोगों की भावना है, वो भावना के बस वो तड़प रहे हैं, लेकिन कुछ बन तो नहीं रहा है। तो इसलिए उस वक्त भी मेरा अपने बामसेफ के साथियों से कहना था कि भाई पॉलिटिकल क्लाउड के बगैर ये यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाएगी। अगर पॉलिटिकल क्लाउड हम बना ले, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नजर आया 1989 में, तो 1989 में राजीव गांधी ने 1989 के चुनाव से पहले 14 अप्रैल को 1989 को लखनऊ में 6 एकड़ जगह एक्वायर करके तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। एक स्टैचू का क्या यूनिवर्सिटी क्या थी, जब हमारे हाथ में सत्ता आई तो मैंने यूनिवर्सिटी देखने गया, तो यूनिवर्सिटी क्या थी, एक बाबा साहब का स्टैचू और उसके साथ एक बैरक, और बाकी 6 एकड़ जगह में घास, और घास में गाय भैंसें चल रही। जब हमारी सरकार बनी, थोड़े समय के लिए मैं देखने गया तो मैंने सोचा ये कौन सी यूनिवर्सिटी, ये तो गाय भैंस की यूनिवर्सिटी है। गाय भैंस के लिए हॉस्पिटल होता है, ये तो सुना है हमने कि ये आदमियों के लिए हॉस्पिटल, ये वेटरनिटी हॉस्पिटल है। अब गाय भैंस के लिए यूनिवर्सिटी तो पहली बार देखी है मैंने। तो इसलिए तो मैंने मायावती से कहा कि भाई अब तो मुख्यमंत्री बन गई है, अब मैंने यूनिवर्सिटी भी देखी है 6 एकड़ में, और उसके सामने ये 270 एकड़ में राजीव गांधी के नाम पर एक इंस्टीट्यूशन बना है। तो इसलिए उसके सामने अब बहुत ज़मीन खाली पड़ी है, तो इसलिए वो ज़मीन एक्वायर करके तो उसको 4 चौफेरे दीवार बना देनी चाहिए। यूनिवर्सिटी तो बाद में बनाए देखेंगे, लेकिन कम से कम वो जगह जो है गाय भैंस से तो दूर रखनी चाहिए। जब स्टूडेंट आएंगे वो उसका थोड़ा और समय लग जाएगा, लेकिन कम से कम इसको तो हम लोगों ने 272 एकड़ जगह एक्वायर करके उसके चारों तरफ 4 दीवारी बनाई। और उसके बाद जब दोबारा सरकार आई तो तब तक हमने उसको या उसी समय पे उसको चालू करा दिया था, क्योंकि ये के.आर. नारायणन उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे, तो इसके हाथ से उसका उद्घाटन हमने कराया था जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे। तो इसलिए तो दूसरी बार मैं महाराष्ट्र में 94 में आया, तो और जब मैं महाराष्ट्र में आता हूँ, कोल्हापुर ज़रूर जाया करता था, तो मैंने छत्रपति शाहू महाराज के स्टैचू पर माला अर्पण करने के लिए गया, तो उधर जो कुणबी लोग हैं तो वो उधर चिल्ला रहे थे कि भाई
शाहू के नाम पर भी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। पूना यूनिवर्सिटी के बनाने में उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो इसलिए पूना यूनिवर्सिटी का नाम दे देना चाहिए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि भाई होना तो चाहिए, पर इधर तो अभी लहर चल रही है कि हो शक्त नहीं। तो ये हो शक्त की लहर में तो ये होना मुश्किल है। लेकिन इतने में बाल ठाकरे उधर गए, उन्होंने कहा कि पेपरों में आ गया कि कांशीराम को इन लोगों ने, तो मैंने सोचा कि बड़ी खुशी की बात है अगर बाल ये आज तो ठाकरे इस हालत में नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जल्दी पावर में आ जाएगा, तो पावर में आते ये करेगा। लेकिन इतने में तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये महाराष्ट्र में तो जहाँ हो शक्त की लहर चल रही, हो शक्त नहीं लहर चल रही है, तो वहाँ तो पता नहीं कितनी देर लगेगी। तो इसलिए मैंने जहाँ छत्रपति शाहू महाराज कानपुर की एक कुर्मी महासभा को एड्रेस करने के लिए गए थे एक दिन के लिए 1919 में, तो वो जगह मैं कभी कभी विजिट किया करता था। तो मैं दोबारा गया तो देखा कि उधर हजारों एकड़ जगह अभी भी खाली पड़ी है। तो हम लोगों ने तो 200 एकड़ जगह एक्वायर करके तो छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर भी यूनिवर्सिटी बना दी। ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि जो यूनिवर्सिटी के लिए संघर्ष करने वाले हैं वो रॉन्ग संघर्ष कर रहे हैं और कामयाब नहीं हो सकते हैं। जब कामयाब नहीं हो सकते हैं तो चिल्लाते हैं हो शक्त नहीं, हो शक्त नहीं। एक लहर बना दिया, लहर खड़ी कर दी उन्होंने, हो शक्त नहीं की। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि हो शक्त है। हम लोगों ने जो राजीव गांधी ने महाराष्ट्र के लोगों को धोखा देने के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाई, तो उसकी जगह वो सेंट्रल की यूनिवर्सिटी थी कि ना स्टेट वाले देखें ना सेंट्रल वाले देखें, ऐसे ही 6 एकड़ की जगह में घास फूस उगता रहे। उधर हमने 272 एकड़ जगह एक्वायर करके यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन उसका स्ट्रक्चर तो हम नहीं बदल सके कि वो तो केंद्र की यूनिवर्सिटी है। इसलिए हमने आगरा में स्टेट की यूनिवर्सिटी बनाई अंबेडकर के नाम पर, और कानपुर में छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर, और बरेली में फुले के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई। 200 एकड़ से लेकर 300 एकड़ जगह एक्वायर करके हमने ये यूनिवर्सिटियां जिनमें महाराष्ट्र वालों की चाहत थी वो बनाई। चाहत महाराष्ट्र वालों की पूरी हमने यूपी में की। फिर मैंने सोचा कि भाई महाराष्ट्र में तो अभी बुद्धम शरणम भी हो रहा है, इसलिए गौतम बुद्ध नगर हमने एक जिला बनाया था दिल्ली से लगा हुआ, तो उसमें भी हमने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई कि कहीं बुद्धम शरण वाले नाराज ना हो जाएं कि भाई बुद्धा के नाम पर नहीं बनाई, कहीं वो एजिटेटिव आंदोलन अपना हो शक्त नहीं आंदोलन ना शुरू कर दें। तो इसलिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हम सिर्फ एमएलए एमपी ही नहीं सरकारें भी बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि बड़ी खुशी की बात है अगर ये आज तो ठाकरे इस हालत में नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जल्दी पावर में आ जाएगा, तो पावर में आते ये करेगा। लेकिन इतने में तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये महाराष्ट्र में तो जहाँ हो शक्त की लहर चल रही, हो शक्त नहीं लहर चल रही है, तो वहाँ तो पता नहीं कितनी देर लगेगी। तो इसलिए मैंने जहाँ छत्रपति शाहू महाराज कानपुर की एक कुर्मी महासभा को एड्रेस करने के लिए गए थे एक दिन के लिए 1919 में, तो वो जगह
मैं कभी कभी विजिट किया करता था। तो मैं दोबारा गया तो देखा कि उधर हजारों एकड़ जगह अभी भी खाली पड़ी है। तो हम लोगों ने तो 200 एकड़ जगह एक्वायर करके तो छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर भी यूनिवर्सिटी बना दी। ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि जो यूनिवर्सिटी के लिए संघर्ष करने वाले हैं वो रॉन्ग संघर्ष कर रहे हैं और कामयाब नहीं हो सकते हैं। जब कामयाब नहीं हो सकते हैं तो चिल्लाते हैं हो शक्त नहीं, हो शक्त नहीं। एक लहर बना दिया, लहर खड़ी कर दी उन्होंने, हो शक्त नहीं की। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि हो शक्त है। हम लोगों ने जो राजीव गांधी ने महाराष्ट्र के लोगों को धोखा देने के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाई, तो उसकी जगह वो सेंट्रल की यूनिवर्सिटी थी कि ना स्टेट वाले देखें ना सेंट्रल वाले देखें, ऐसे ही 6 एकड़ की जगह में घास फूस उगता रहे। उधर हमने 272 एकड़ जगह एक्वायर करके यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन उसका स्ट्रक्चर तो हम नहीं बदल सके कि वो तो केंद्र की यूनिवर्सिटी है। इसलिए हमने आगरा में स्टेट की यूनिवर्सिटी बनाई अंबेडकर के नाम पर, और कानपुर में छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर, और बरेली में फुले के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई। 200 एकड़ से लेकर 300 एकड़ जगह एक्वायर करके हमने ये यूनिवर्सिटियां जिनमें महाराष्ट्र वालों की चाहत थी वो बनाई। चाहत महाराष्ट्र वालों की पूरी हमने यूपी में की। फिर मैंने सोचा कि भाई महाराष्ट्र में तो अभी बुद्धम शरणम भी हो रहा है, इसलिए गौतम बुद्ध नगर हमने एक जिला बनाया था दिल्ली से लगा हुआ, तो उसमें भी हमने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई कि कहीं बुद्धम शरण वाले नाराज ना हो जाएं कि भाई बुद्धा के नाम पर नहीं बनाई, कहीं वो एजिटे आंदोलन अपना हो शक्त नहीं आंदोलन ना शुरू कर दें। तो इसलिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हम सिर्फ एमएलए एमपी ही नहीं, सरकारें भी बना सकते हैं, और सिर्फ स्टेट लेवल की पार्टी नहीं बल्कि नेशनल पार्टी भी बना सकते हैं। नेशनल पार्टी कैसे बनती है, उसका कुछ क्राइटेरिया है इलेक्शन कमिश्नर का। अभी अभी सीपीएम का नेशनल पार्टी का स्टेटस चला गया है। पहले वो नेशनल पार्टी थी। जब हमारी पार्टी नेशनल बनी तब कांग्रेस पहले नंबर की नेशनल थी, बीजेपी दूसरे नंबर की, और सीपीएम तीसरे की, और बीएसपी चौथे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी थी। लेकिन अब उनका स्टेटस चला गया है तो हमारी पार्टी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। अब मैंने ऐसा सोचा है कि जब हो शक्त की लहर चलाकर हम लोगों ने नेशनल पार्टी हो शक्त है ये दिखा दिया है, 4 राज्यों में 5 राज्यों में मान्यता प्राप्त करके ये दिखा दिया है। अब हमारा लक्ष्य है कि जहां जहां हमने 6% से ज्यादा वोट हासिल करके मान्यता प्राप्त की है, अब वहां मान्यता नहीं, वहां राजपाट होना चाहिए, बहुजन समाज का राज होना चाहिए, जहां जहां हम मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। तो इसलिए ये भी हो सकता है, तो अगर तमन्ना सच्ची है तो हो सकता है, अगर तमन्ना झूठी है, सुपरफिशियल है, तो हो सकता नहीं है। इसलिए साथियों,
तो इस आधार पर मैंने आपसे कहा कि गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करके तब हम राजनीति में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। महाराष्ट्र में ही मैंने ये बात शुरू की, लेकिन मुझे लगा कि अभी हऊ शक्ति नहीं है, इनका मुकाबला मैं नहीं कर पाऊंगा। हऊ शक्ति की लहर मजबूत है और आज तो इतनी मजबूत है कि आज तो मैं काफ़ी कुछ करने के बावजूद भी तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई महाराष्ट्र में हऊ शक्ति नहीं की लहर का मुकाबला करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। मुझे लगता है कि जो मुझे सुनने वाले हैं ये सोचते होंगे कि भाई जो हऊ शक्ति नहीं की लहर बन गई है महाराष्ट्र में, तो इसको छोड़ना चाहिए। ज़्यादा तो नहीं सोचते होंगे, ज़्यादा तो नहीं सोचते होंगे। क्यों नहीं सोचते होंगे? क्योंकि वो भी हऊ शक्ति नहीं से प्रभावित हैं। आज भी जो मेरे सामने बैठे हैं, सुन रहे हैं, वो ज़्यादा क्यों नहीं सोचते हैं? आप लोगों ने एजेंडा रखा मेरे सामने अपना, आप लोगों ने मेरे सामने अपना एजेंडा रखा है। उस एजेंडे से मुझे लगता है कि आप बहुत हद तक प्रभावित हैं हऊ शक्ति नहीं लहर से, जो बहुत बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में चल रही है। उसके प्रभाव के कारण आप ऐसा एजेंडा बनाते हैं। जो मैंने एजेंडा बनाया हऊ शक्ति का एजेंडा, तो मैंने जब लोगों को तैयार किया, जब मुझे लगा कि भाई ये चमचों के चमचे मुझे कामयाब नहीं होने देंगे, बड़े बड़े अधिकारी हऊ शक्ति लहर कामयाब नहीं होने देंगे, तो मैंने साधारण लोगों को पकड़ा, समाज को पकड़ा, समाज को रजामंद किया कि भाई आप अगर इस लहर को बनाना है तो हमारे पास पैसा होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, हुनर होना चाहिए और पैसा होना चाहिए। तो इसलिए अगर आपकी चाहत है कि हऊ शक्ति की लहर बनानी है, तो आप मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन आप मुझे मीटिंग में बनाते हैं, तो मीटिंग में बुलाते हैं तो तालियां बजा के चले जाते हैं। सिर्फ तालियां बजाने से तो हऊ शक्ति की लहर नहीं बन सकती। इसलिए आप मुझे किसी मीटिंग में बुलाते हैं तो मेरी मीटिंगें खरीदना शुरू करो। तो पहले मेरे वजन के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 12-12 हज़ार में हर रोज़ मेरी एक मीटिंग कोई ना कोई जगह के लोग खरीदते थे। ऐसे 100 मीटिंगें मैंने 12-12 हज़ार में बेची, तो 12 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। और फिर मैंने कहा कि यार आखिरी वक्त पर एक एक दिन में 3-3 मीटिंग मेरी बिकती थी। तो मैं बोला भाई 3 मीटिंग बिकती हैं तो आप मुझे 36,000 रुपया देते। अब 36,000 तो मेरी, इसलिए मेरी मीटिंग आप 52,000 मेरी 52 साल मेरी उम्र हो गई है, वेट के हिसाब से नहीं, अभी मेरी उम्र के हिसाब से खरीदो। तो पहली मीटिंग मेरी जलगांव डिस्ट्रिक्ट में 52,000 में बिकी। मैंने बोला कि 52,000 रुपया, 52,000 लोग सामने होने चाहिए और 3,000 लोग बाइसिकल पर आए। तो इस तरह से एक सोच बनाकर उसको बढ़ाना शुरू किया। और मैंने उनसे कहा कि भाई एक तो इलेक्शन नज़दीक आ रहा है और तुम लोग धीमी गति से चल रहे हो, तो अगर 12-12 हज़ार में मेरी मीटिंग करोगे तो कई साल लग जाएंगे, इलेक्शन तो निकल जाएगा। तो 89 का इलेक्शन आया। 89 के इलेक्शन में हमारी और कांग्रेस की टक्कर थी और कांग्रेस को हम
जो हमेशा जीता करती थी, हर इलेक्शन जीता करती थी, तो मैंने इलाहाबाद में खुद खड़ा होकर कांग्रेस को हराया। खुद तो नहीं जीता, लेकिन कांग्रेस पार्टी को हराया। उस वक्त तक कांग्रेस पार्टी का प्रोपेगेंडा था कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने शेड्यूल कास्ट के लिए बहुत कुछ किया है। हम कहते थे कि कांग्रेस ने नहीं, ये फुले शाहू अम्बेडकर ने किया है, तो इसलिए इनकी लहर को हम बढ़ाना चाहते हैं, अपना के चलना चाहते हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी को 92,000 वोट इलाहाबाद में पड़े और मुझे 86,000 पड़े, वीपी सिंह को 2,01,000 पड़े, तो उस वक़्त कांग्रेस हार गई। तो उसके बाद कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा बदला कि ये लोग अब कांग्रेस को हराने लायक तो बन गए हैं, लेकिन जीतेंगे कभी नहीं। ये अम्बेडकर को मानने वाले हैं। अम्बेडकर खुद कभी पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सका, खुद कभी लोकसभा में नहीं पहुंच सका, तो इसलिए, और इनके लोग, अम्बेडकर के लोग छोड़कर तो आज कांग्रेस के चरणों में हैं। आज तो बापू के पास पहुंच गए हैं, बाबा वाले। तो इसलिए ये लोग कामयाब नहीं होंगे। लेकिन उस वक्त तक मैंने 42 लाख रुपया मेरे पास इकट्ठा हो गया था। 89 का चुनाव मैंने 42 लाख रुपए से दिमाग और हुनर लगाकर हमने 2 MP जिताए और 15 MLA और 6% से ज़्यादा वोट लेकर पार्टी को मान्यता प्राप्त की। तो इस तरह से उसके बाद आज तक कांग्रेस ने हमारे खिलाफ कुछ नहीं कह सकी है। पहले वो कहती थी कि ये कांग्रेस आखिर जीती तो कांग्रेस ही है। उसके बाद जब कांग्रेस को हराने लायक हम बन गए तो फिर उन्होंने कहा कि ये, वो भी 89 तक, कि इनका खाता नहीं खुलेगा। हमने 2 MP जिताकर पार्लियामेंट में खाता खोला और 15 MLA जिताकर असेंबली में खाता खोला। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते गए। तो इस तरह से गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करके हमने राजनीति में हम आगे बढ़े। और जब राजनीति में आगे बढ़े तो आज मैं 4-5 सूबों में सरकारें क्यों बनाना चाहता हूं? क्योंकि अगर हमें महाराष्ट्र की लहर का मुकाबला करना है तो हमें कई सूबों में सरकारें बनाना जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में पैसा बहुत खर्च होने लगा है। हर पार्टी बाबा बाबा करने वालों को खरीदती है। अब मैं सोच रहा हूं कि हमें भी इनको खरीदना होगा, हमें भी इनको खरीदना होगा, तो हमें भी पैसा बनाना होगा। अब पैसा बनाने के लिए हमें लगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, मैंने बताया कि 5 यूनिवर्सिटी बनाई। हर यूनिवर्सिटी के लिए 200 एकड़ से ज़्यादा जगह एक्वायर की, तो पैसा लगा। 11,524 गांव अम्बेडकरी गांव बनाए। 9,500 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट का और 9,500 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का। 19,000 करोड़ रुपया लगाकर हमने 11,524 गांव अम्बेडकरी गांव बनाए। आप लोगों ने इधर कोई ना कोई सुना होगा, बनाते होंगे कि क्या बनाया भाई, अम्बेडकर भवन बनाया। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में हमारे हाथ में सरकार आ गई तो हम लोगों ने 11,524 अम्बेडकर भवन बनाए। 11,524, क्योंकि अम्बेडकरी गांव का जो प्रोविजन है वो 11 पॉइंट प्रोग्राम है। उसमें एक पॉइंट भी है कम्युनिटी सेंटर का।
तो कम्युनिटी सेंटर का नाम हमने अंबेडकर भवन रखा। तो इसलिए एक एक एकड़ में एक एक अंबेडकर भवन बनाया। पैसा तो लगा, लेकिन पैसा आया कहाँ से? सरकार का पैसा लगा। हम लोगों ने अंबेडकर मेला, परियार मेला, शाहू मेला, कुल्ले मेला, ये मेले जो सरकार लगाती है, पहले उत्तर प्रदेश की सरकार अपने हिसाब से मेले लगाती थी, जो भी सरकार आती थी। सबसे 50 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार कुंभ के मेले पे लगाती थी। कुंभ का मेला कभी हरिद्वार में, कभी इलाहाबाद में। हमने कुंभ को ख़त्म किया, हमने ये मेले शुरू कर दिए, अंबेडकर मेला, फुले मेला, शाहू मेला, परियार मेला। तो और परियार मेला से हमारी सरकार भी गिर गई, क्योंकि परियार उनको सबसे बुरा लगा। तो इसलिए हमने सोचा कि तो अगर तुम्हें सबसे बुरा लगता, हमें सबसे अच्छा लगता है, तो इसलिए तो उसमें कोई बात नहीं, हम अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे। तो उधारी सरकार तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, फिर भी काफ़ी कुछ किया हमने। और जो 26,000 करोड़ रुपया हमारे पास बजट था, उसमें से 17,000 करोड़ रुपया हमने तो ये सब काम करने में खर्च किया। इसलिए साथियों, तो हमने अपना एजेंडा जो बनाया, तो उसमें पहले लोगों से मैंने तैयार किया, थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करके 12,000 में एक मीटिंग खरीदी, 52,000 में, 1 लाख में, ऐसा करके जल्दी जल्दी हमने 42 लाख रुपया इकट्ठा करके 89 में 2 MP और 15 MLA बनाए। तो मैं क्यों कहता हूं कि आप लोगों का एजेंडा देखकर मुझे लगता है कि आप उस लहर को, हो शख्स नहीं, लहर को काउंटर कर नहीं सकते हैं। काउंटर करने के लिए तो आपको शरद पवार का मुकाबला करना होगा। शरद पवार के बाद बहुत पैसा है, तो ये अंबेडकरी लोगों पे खर्च करता है। फिर माई के पास भी पैसा है, माई के पास भी पैसा है, वो भी लगाती है आप लोगों के ऊपर। और अब गुरु वालों के पास भी है, गुरु गोलवालकर के चेलों के पास भी पैसा बहुत है। तो इसलिए तो पैसे वालों का मुकाबला आपको ऐसा लगता है कि पैसे वाला ही कर सकता है। अगर आपके ऊपर पैसा लगाना है तो हमें सरकारें बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने पैसे से आपको खरीदना बड़ा मुश्किल है। तो सरकार के पैसे से ही ये हो शक्ति नहीं लहर का मुकाबला करना होगा। इसलिए साथियों, तो मैं, आप लोगों ने हमेशा मेरी मीटिंग लेते हैं कि अब हम, ये तो खुशी की बात है कि आप लोग तो समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम अगर जल्दी करने हैं तो उसके लिए वैसे रास्ते ढूंढने होते हैं। हम लोगों ने वो रास्ते ढूंढे और कुछ करके दिखाया है, लेकिन इतनी जबरदस्त हो शक्ति नहीं, लहर चल रही है महाराष्ट्र में, उसका मुकाबला अब 100 रुपया इकट्ठा, हालांकि 100 रुपया भी ज़्यादा है अपने लोगों के लिए, लेकिन 100 रुपया इकट्ठा करके कैसे हो सकता है? या तो 100 रुपया लाखों लोग इकट्ठा करें तो करोड़ों पर पहुंचे, या तो लाखों लोग करें, लेकिन आप मुझे लिस्ट बताते हैं कि ये इतने हो गए, 500, 400 हो गए, 500 हो गए। अब करोड़ों लोगों को तैयार करना होगा आप लोगों को, इस लहर को, हो शक्ति नहीं लहर को काउंटर करने के लिए। इसलिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढे, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग नहीं ढूंढ पाएंगे, ये काम भी मुझे ही करना होगा। तो इसलिए मैंने फैसला किया है कि सरकारें बनाकर आप लोगों को खरीदना होगा। बोली लगाएंगे शरद पवार के सामने कि भाई अंबेडकर वाले बिक रहे हैं,
शरद पवार खरीद रहा है, बाप माई बाप पार्टी खरीद रही है, माई भी खरीद रही है, बाप भी खरीद रहा है, और उसके बीच में बीएसपी भी आ गई है। तो इसलिए या तो आप लोगों को बिकने से रोकना होगा, जैसा उत्तर प्रदेश में मैंने उत्तर प्रदेश में हमारे अपने समाज को ना बिकने वाला समाज बनाया। ना बिकने वाला समाज बनाने के लिए ये एक आदमी बैठा है इधर, बोरकर खड़ा हो जाओ। आप इधर प्रचार क्यों नहीं करते कि 4200 किलोमीटर साइकिल चलाकर कांशीराम ने कौन सा प्रचार किया था? तो भी बीच बीच में था ना, पूरा था, पूरा इसने तमाशा देखा है, लेकिन महाराष्ट्र वालों को खबर नहीं दी है। महाराष्ट्र वालों को खबर तक नहीं, कानों कान खबर नहीं दी इसने। ये जाता है तो कभी मध्य प्रदेश, कभी उत्तर प्रदेश, जो लोग कुछ काम कर रहे हैं उनका काम इंस्पेक्ट करने के लिए जाता है, लेकिन महाराष्ट्र वालों को ये नहीं बताता है कि कांशीराम ने कैसे अपने समाज को ना बिकने वाला समाज बनाया है। और ना बिकने वाले समाज का प्रूफ होता है, जो बिकने वाला है उसका हाथ ऐसा होता है। दलित, आप लोग दलित तो बहुत हैं, हाथ ऐसा है, लेकिन जो ना बिकने वाला है उसका हाथ ऐसा हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पैसा करोड़ों लोगों से हमने लिया है, लाखों से नहीं, करोड़ों से। करोड़ों लोगों ने पैसा दिया है। जैसे अभी 99 में चुनाव हुआ, 99 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 85 पार्लियामेंट की सीटें हैं, 85 उम्मीदवार हमने खड़े किए। हर उम्मीदवार को ऊपर हमने 5-5 लाख रुपया खर्च किया। 85 उम्मीदवारों के ऊपर 5-5 करोड़ रुपया, ये तो करोड़ों रुपया हो गया। और 85 के ऊपर लगभग 4-5 करोड़ रुपया खर्च करके उनमें से 14 को जिताया, 16 दूसरे नंबर पर, 35 तीसरे नंबर पर। और ये तीनों को मिलाकर 65 उम्मीदवारों को 1 करोड़ 30 लाख वोट पड़ा। 65 उम्मीदवारों को 1 करोड़ 30 लाख वोट पड़ा। और बहुजन समाज पार्टी को जितना सीपीएम को पूरे इंडिया में वोट पड़ा, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही पड़ा। ये कैसे हुआ? समाज को ना बिकने वाला समाज बनाकर। यही नहीं, इस साल हमारे 11 लाख वर्कर हैं जिन्होंने बूथ संभाले हैं। तो 11 लाख वर्कर ने चुनाव के दिन मेरे अपील पर उन्होंने फास्टिंग किया। जिस दिन आप लोग मुर्गम मसल्लम खाते हैं, जिस दिन आप लोगों के भाई झोंपड़ों में दारू पीते हैं, कच्ची दारू पीते हैं, उस दिन उत्तर प्रदेश में आपके भाइयों ने 11 लाख वर्कर ने फास्टिंग किया कि 6 बजे सुबह उन्होंने खाना खाना है, 6:30 बजे ड्यूटी पे चढ़ जाना है, और 5 बजे तक, जब तक कि चुनाव खत्म नहीं होता तब तक ड्यूटी पे रहना है, बूथ संभालने हैं, और फिर पेटियों को ले जाना है। वो सारा कुछ करने के बाद अपने घर में आकर अपना खाना खाना है। कैंडिडेट का 1 पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट का चुनाव के दिन 1 पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। और कैंडिडेट को लड़ाने के लिए 5-5 लाख रुपया तो जो लड़ाने वाली कमेटी है वो लगाएगी।
तो इसलिए समाज को ना बिकने वाला समाज बनाना कितना ज़रूरी है। और कैसे मैंने ये लहर शुरू की, उसमें हमारा एक गवाह इधर बैठा है जो महाराष्ट्र वालों से छुपाता है इस बात को, महाराष्ट्र वालों से छुपाता है बिल्कुल। उनको मालूम है कि चारों तरफ बिक रहे हैं। अब ये लोग बिकने वाले तो मेरी चटनी बना देंगे अगर मैं अकेला उनको कहूँगा कभी ना बिको भाई। तो इसलिए तो ना बिकने वाला समाज बनाकर और समाज को करोड़ों लोगों को तैयार करके थोड़ा थोड़ा साधन, हमें निर्धन समाज की मूवमेंट को अगर चलाना है, कामयाब बनाना है, धनवानों की पार्टियों से मुकाबला करना है, तो हमें अपने रास्ते ढूंढने होंगे। हमने सबसे पहले रास्ता ढूंढा कि हमें अपने समाज को ना बिकने वाला समाज बनाना है और अपने नेताओं को ना बिकने वाले नेता बनाना है। ये सबक मैंने यूपी से सीखा था, यहाँ नहीं। क्योंकि यूपी में जब मैं गया तो बहुत लोग मेरे दफ्तर में आते थे। मैं पूछता था कि भाई आप मेरे पास क्यों आते हो? वो बोलते कि भाई हम पहले बीपी मौर्य के चेले थे, लेकिन अब हम उनके साथ चलते थे, उनके पीछे पीछे चलते थे। रास्ते में एक चौराहा आया, उस चौराहे से उसने लाइन बदल दी, तो फिर हम उस चौराहे पे खड़ गए, हम उसके पीछे नहीं गए। तो हम चौराहे पे खड़े हुए लोग हैं। चौराहा समझते हैं ना, इधर से दो सड़कें मिलती हैं, तो उस चौराहे पे खड़े हुए हम लोग हैं। हम आपकी तरफ देख रहे हैं कि भाई ये हमारे तो बहुत उनसे पता चला कि भाई हमारे नेता ये ऐसे बिका, वो ऐसे बिका। मुझे उससे लगा कि भाई नेता बिकता है। और किसी जगह मैंने पढ़ा उसी समय कि पीपल गेट द लीडरशिप व्हाट दे डिजर्व। लोगों को ऐसे नेता मिल जाते हैं जैसे लोग होते हैं। लोगों को ऐसे नेता मिल जाते हैं जैसे लोग होते हैं। चोरों का नेता कौन होता है? चोरों का नेता कौन होता है? जिसके बारे में चर्चा होती है कि बहुत बड़ा उस्ताद है, दोनों जेबें काट गया और पता भी नहीं चला। उसको वो नेता मानते हैं, ये बड़ा उस्ताद आदमी। मैं तो यार उधर पकड़ा गया, उधर पकड़ा गया, लेकिन ये जो है। और इसलिए तो जो जिस किस्म के लोग होते हैं वैसे उनके नेता होते हैं। इसलिए पीपल गेट द लीडरशिप व्हाट दे डिजर्व। इसलिए अगर हमें ना बिकने वाले नेता चाहिए, हमें ना बिकने वाला समाज पैदा करना होगा। लेकिन महाराष्ट्र में ये हो शक्त नहीं। क्यों भाई? ठीक है ना, हो शक्त नहीं। जब ये हो शक्त नहीं है तो इस लहर को काउंटर करना है तो ये आसान काम नहीं। तो इसलिए ये बेचारे करते हैं कि देखो अभी हमने केडर बना लिया, ये किया वो किया, मेरी रिपोर्ट सुनो। अब मैं तो सुनाने वाला आदमी हूँ आज, तो अभी क्या सुनूंगा मैं? ये तो सारी चीज़ें मैं हजम कर चुका हूँ। कि भाई महाराष्ट्र में ये 100 रुपया इकट्ठा करके ये कोई 100 रुपया ठीक है। अगर आप मानो 10 लाख लोगों से कर लिया इकट्ठा 100 फिर तो काम आ जाएगा। लेकिन अभी तो लाख पर नहीं अब पहुँचे हैं, पता नहीं कब पहुँचेंगे। और इससे तो लहर जो चल रही है, इस लहर को आप काउंटर नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस लहर को तो मुझे ही काउंटर करना होगा, करोड़ों रुपया खर्च करके। माई और बाप, आपकी माई और आपका बाप जो आज खरीदार हैं, या आपका गुरु, इधर नागपुर वाला गुरु गोलवालकर के भी गुरु है ना आगे, उसकी भी एक लहर है, उनके पास भी बहुत पैसा है। तो उनकी टक्कर का पैसा हमें महाराष्ट्र में खर्चना होगा। और तब
शायद इस लहर को हम काउंटर कर पाएं। इसलिए साथियों, तो आप लोगों ने मुझे प्रवोक करके, मैं अंडर प्रोवोकेशन बात कर रहा हूँ। प्रोवोकेशन क्या है कि ये कछुए की चाल, ऐसा ऐसा, और कछुए की चाल ही नहीं, जब थोड़ा खतरा नजर आया तो अपनी गर्दन भी अंदर कर ली। कछुआ जो है, अगर उसको सामने को खतरा नजर आता है तो गर्दन भी अंदर कर लेता, हाथ पैर अंदर करके सेफ हो जाता है। एक सेफ स्पीड से आप लोग चल रहे हैं, ठीक है, आप चल रहे हैं, कछुए की चाल ही चल रहे हैं, तो उसकी सराहना करते हुए, लेकिन जिस चाल को तेज करके, और खासकर अभी मेरा लक्ष्य है कि जिन सूबों में मैंने 5 सूबों में मान्यता प्राप्त करके पार्टी को नेशनल पार्टी बनाया है, अब उन सूबों में मुझे 6% से वोट को ज़्यादा बढ़ाकर तो वहाँ सरकारें बनाने की कोशिश करनी है, और सरकारें बनाकर ही हम इस देश के हुक्मरान बन सकेंगे। देश के हुक्मरान, देश कोई आसमान से नहीं गिरता है, प्रदेशों से देश बनता है। तो जिस तरह से बाकी पार्टियों की सरकारें किसी न किसी प्रदेश में बनकर मूवमेंट उनकी आगे बढ़ी है, तो इस तरह से अब मेरा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश और उससे लगे हुए 4 प्रदेशों में सरकारें बनाकर, और मुझे ऐसा लगता है कि सरकारें बनू शक्त है, सरकारें बनू शक्त है, सिर्फ मुझे रास्ते ढूंढने हैं। और मेरी मैं पूरा मानता है मेरी कि अगर तमन्ना सच्ची है तो रास्ते मिल जाते हैं, अगर तमन्ना झूठी है तो बहाने मिल जाते हैं। जिसकी तमन्ना झूठी है उससे बढ़िया बहाना किसी को नहीं मिलता है, जिसकी तमन्ना सच्ची है उससे बढ़िया रास्ता किसी को नहीं मिलता है। तमन्ना को सही करके, सच्ची करके, अब हमें 5 सूबों में सरकारें बनाने का लक्ष्य हमारा है, उसकी तरफ मुझे बढ़ना